हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम टीसीए साइकिल को डिस्कस करेंगे। ये टीसीए यानी कि जिसका पूरा नाम ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड साइकिल है और इसे क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। साइट्रिक साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसके कुल 3 नाम है। क्रेब साइकिल जो नाम इसका क्रेब साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे इस साइकिल को रखा गया, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो आज की इस वीडियो में इस साइकिल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने अगर पिछले वीडियोज को नहीं देखा जिसमें हमने आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने आपको ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा डिटेल करके बताया था, तो जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन का पहला स्टेप है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आप एक सिस्टम से, एक सीक्वेंस से, एक सीरीज़ से वीडियोज़ को देखते हुए आगे बढ़िए। जो कि जो वीडियोज़ था ग्लाइकोलिसिस का 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया था। पहला वाला थोड़ा लेंदी हो गया था, तो उसको हमने दूसरे में थोड़ा सम अप करने की कोशिश किया था। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आपको टीसीए साइकिल को कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, इंट्रोडक्शन टू टीसीए साइकिल की अगर हम बात कर लें, जो टीसीए साइकिल है इसका पूरा नाम जो है ट्राई कार्बोक्जिलिक एसिड है, जिसे टीसीए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। टीसीए से इसका हम लोग क्रेब साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक पाथवे में खास करके जो कैटाबॉलिक पाथवे होता है उसमें मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है और मेटाबॉलिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में कैटाबॉलिक को हमने बताया था कि अब कट से याद रखिए, जिसमें ब्रेक डाउन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का। तो उसमें कैटाबॉलिक में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन वगैरह करके उससे एनर्जी रिक्वायर किया जाता है, जनरेट किया जाता है। इसके अलावा एनाबॉलिक में हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि उसमें किसी चीज़ को फर्दर उसको डिस्कस हम करेंगे आगे। तो आप इतना जानते रहे कि मेटाबॉलिक एक केमिकल पाथवे है। और जो आपका टीसीए साइकिल है, टीसीए साइकिल को सबसे पहले H.A. क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया था। H.A. क्रेब्स ने सबसे पहले इसको डिस्कस किया था 1937 में, और नेम्ड आफ्टर हिज नेम आफ्टर हिम, इसके इसी नेम के आधार पर, इसी साइंटिस्ट के नेम के आधार पर इसका जो पूरा नाम है वह क्रेब साइकिल नाम रखा गया। और इसी की वजह से इनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया, इसी डिस्कवरी के आधार पर ही, जिन्होंने क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था। तो अवार्डेड टू दोनों नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी, इसी डिस्कवरी के आधार पर इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया गया। लोकेशन ऑफ क्रेब साइकिल की अगर हम बात कर ले तो यह इनसाइड माइटोकांडिया में देखा गया है। यूकैरियोट सेल जो होती हैं, अगर कहीं भी माइटोकांडिया प्रेजेंट है, ऐसी सेल्स जिसमें माइटोकांडिया प्रेजेंट है, वहाँ पर क्रेब साइकिल को देखा गया है। और माइटोकांडिया के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी, यानी कि यह एरोबिक कंडीशन में क्रेब साइकिल जो होती है वो देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस वगैरह है, ग्लूकोज का जिसमें ब्रेकडाउन होता है, तो वह एरोबिक कंडीशन और एनारोबिक कंडीशन दोनों में होता है। लेकिन जो आपका एक क्रेब साइकिल होती है यह माइटोकांड्रिया के अंदर होती है, तो इसमें एरोबिक कंडीशन होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी यह प्रोसेस होगी। तो अगर इनसाइड द माइटोकांड्रिया यूकैरियोट सेल्स में देखा गया। इसके अलावा इसमें पारियोविक एसिड जो रहता है वह ग्लाइकोलिसिस एसिड फॉर्म ग्लाइकोलिसिस इंटर्स माइटोकांड्रिया टू फ्यूल दिस साइकिल। तो यह माइटोकांड्रिया में इंटर करता है जो फ्यूल्स। इसके अलावा अगर हम इस रोल की बात कर लें, रोल ऑफ क्रेब साइकिल की बात कर लें, तो कॉमन पाथवे है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यह एक कॉमन पाथवे है। ऑक्सीडाइजिंग फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, इसमें फैटी एसिड का ऑक्सीडाइज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में। इसमें जो कन्वर्ट किया जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो अभी हम आपको थोड़ा सा डीप करके बताएंगे। इसके अलावा कुछ फंक्शन की बात कर लें तो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें देखने को मिलते हैं यूज्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें यह रिएक्शन वही होती है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम रिलीज स्टोर एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल को एंजाइम का, जो कि एनर्जी को रिलीज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, एनएडीएच एंड या फिर डीएच2। तो ये सब एनर्जी का प्रोडक्शन में सब हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शन की बात कर हो गई। इसके अलावा अगर हम क्रेब साइकिल की यहाँ पर बात कर लें, तो ये जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल
को अगर हम एक एक स्टेप को डिस्कस करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका जो एक क्रेब साइकिल या क्रेब साइकिल इस साइंटिस्ट की वजह से नाम पड़ा, जबकि एच.ए. क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा टीसीएस साइकिल इसका नाम इसलिए रखा गया कि इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। साइट्रिक एसिड साइकिल के भी नाम से जानते हैं, तो इसका 3 नाम है, इसको आप जानते रहिए। सबसे पहले इसमें होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकोज जिसमें जानते हैं 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू, जिसको हमने अभी आपको पिछले वीडियोज में डिस्कस कर बताया कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। इसको आप अच्छे से देखने के लिए उस वीडियोज को आप ज़रूर देख लीजिए। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की होते हुए साइटोप्लाज्म, जानते हैं कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में सब प्रोसेस होती है। तो यह जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, यह कन्वर्ट हो जाता है 2 पायरुवेट में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में यह कन्वर्ट हो जाता है। जो कि 6 मॉलिक्यूल का जो कार्बन रहता है वो एक्टिव पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यह प्रोसेस जो रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तभी यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। जैसे ऐसी सेल्स जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही ना हो, जैसे आरबीसी वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है एब्सेंट रहता है। इसके अलावा एरोबिक रिस्पायरेशन में ये सब प्रोसेस चलती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में आपका जो ग्लाइकोलिसिस है एनारोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में वह चलता है, लेकिन जो आपका टीसीए साइकिल है वह सिर्फ एरोबिक कंडीशन में चलेगा, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। तो यह 2 पायरुवेट जो रहता है यह कन्वर्ट होता है, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस होने के बाद ये जो प्रोसेस रहती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करती है। जैसे हमने आपको ग्लाइकोलिसिस की, अगर हम थोड़ा सा आपको याद दिलवा दें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 बाईफॉस्फेट में, और फिर आगे जो प्रोसेस है वो चलती है, जिसमें हमने आपको बताया था ग्लूकोज जो रहता है, ग्लूकोज पहले आपका 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जिसे फास्फोराइलेशन के नाम से जानते थे। फिर यह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर यह इंटर माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। उसके बाद फिर यह क्रेब साइकिल में इंटर करता है। तो क्रेब साइकिल में जब यह इंटर करता है तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए पहले जब ये जाता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। उसके अलावा प्लस यहाँ पे 2NADH भी रिलीज होता है, और एक कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। और यह जो रहता है लिंक रिएक्शन है, बिकॉज द लिंक ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब साइकिल, क्योंकि यह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को दोनों को जोड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी, आप बहुत ज़्यादा सेल्स के पास ऑक्सीजन की अगर कमी रहेगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सेल के पास पूरी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वह एनारोबिक रेस्पायरेशन हो जाएगा। तो वहाँ की बॉडी में सेल्स के पास लैक्टेट एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा और मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह जो प्रोसेस रहेगी तब यह जो आपकी ये टीसीए साइकिल है वहाँ पर नहीं चलेगी, तो वह उसकी अलग प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर वहाँ पर एरोबिक कंडीशन है तब या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुए और यह क्रेब साइकिल में इंटर करेगा। तो हम क्रेब साइकिल को भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता दे रहे हैं। क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें तो क्रेब साइकिल जो है ये छोटी सी साइकिल क्रेब साइकिल आपको दिख रही होगी। क्रेब साइकिल में सबसे पहले अगर हम इसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करके अगर हम आपको बताएं तो एक क्रेब साइकिल में जो सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम जो रहता है वह साइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद फिर यह कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में। और आइसोसाइट्रेट जो है आइसोमर है साइट्रेट का। आइसोमर का मतलब होता है हैविंग सेम फार्मूला पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर डिफरेंट, यानी कि इसका जो फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होने के पास क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है, तो इसके अलावा फिर यह NADH यहाँ से एक रिलीज होता है, NAD प्लस NADH रिलीज होता है। उसके बाद फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। उसके बाद फिर ये अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि 5 कार्बन का है। और इसके अलावा फिर ये
इसमें से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजमेंट होता है, उसके बाद यहाँ से फिर NADH रिलीज होता है NAD प्लस से, और फिर ये जाते हैं सक्सिनेल कोई एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि 5 कार्बन जो रहता है वह कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन में। जो आपका 5 कार्बन रहता है वो 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से एक ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वहाँ से फिर ये ATP का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फिर ये आगे चलती है तो फिर ये सक्सिनेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक कोएंजाइम जो रहता है, यहाँ पर एक कोएंजाइम जो रहता है ऐड होता है, और सक्सिनेट होने के बाद फिर यहाँ से कोएंजाइम जो रहता है वो रिलीज आउट हो जाता है। इसके अलावा फिर ये जब आगे प्रोसेस चलती है तो FAD से FADH2 रिलीज करते हैं, और ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्यूमरेट्स में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर फिर वाटर ऐड होता है। वाटर यहाँ पर ऐड होता है, वाटर ऐड होने के बाद ये माइलेट में कन्वर्ट होते हैं। माइलेट से फिर ये NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर ये ऑक्जिलो एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑक्जिलो एसीटेट जो रहता है वह फिर यहाँ से एक कोएंजाइम जो रहता है फिर ऐड होता है, और इसके अलावा फिर एक कोएंजाइम जो रहता है यहाँ से रिलीज भी हो जाता है, और कोएंजाइम जो रहता है एसिटाइल कोएंजाइम जो रहता है यहाँ से रिलीज हो जाता है, और फिर ये साइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से साइकिल जो रहती है चलती रहती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है वह दो कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम आपको ऊपर दिखाते हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर ऐड होती हुई नज़र आएंगी, और ये प्रोसेस जो रहती है 2 बार चलती है। तो 2 बार चलती है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये एक बार चली तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, तो यह जब 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो गई, और एक उधर जो आपका ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में चल रहे थे 2 कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर, तो कुल मिलाकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज आउट होती हैं, और यहाँ पर 6 NADH यहाँ पर निकलते हैं, 1 2 और 3, और ये एक बार और चलेगी तो यहाँ पर 3 3 6 हो जाएंगे, और 2 FADH निकलते हैं, और 2 FADH यानी कि 2 बार प्रोसेस चलेगी 2 FADH हो जाएगा, और इसके अलावा 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो एक ATP यहाँ पर हो गई, एक बार और जब ये चलेगा तो एक ATP और निकलेगी, तो ये 2 ATP यहाँ पर निकलेगी। तो ये क्रेब्स साइकिल के अंदर यह प्रोसेस देखने को मिलती है। अगर हम लिंक्ड रिएक्शन की बात कर ले, जिसमें हमने आपको बताया था लिंक्ड रिएक्शन में आपको यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और 2 NADH देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसको आप याद रखिए कि इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH जो आपका लिंक्ड रिएक्शन में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल में आपको ये 2 बार चलती है, तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक NADH यहाँ पे, और एक NADH, 3 NADH, और 2 बार चलेगी, 3 दूना 6 NADH ये निकलेंगे, और प्लस 2 FADH निकलेगा। 2 बार चलेगी तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, 1 है तो 1 बार और चलेगी तो 2 हो जाएगा, और इसके अलावा 2 ATP यहाँ पर निकलती है। तो इसको आप याद रखिए, क्रेब्स साइकिल है, और इसको याद रखिएगा। अगर हम इसको एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर दें तो सबसे पहले आप याद रखिए, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होने के बाद 6 कार्बन का जो ग्लूकोज रहता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होने के बाद या फिर 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर यहाँ से 2 NADH में होते हुए यहाँ से 2 कार्बन रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, फिर या कोई एंजाइम से रिलीज होते हैं, 2 एसिटिल कोई एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। यही कोई एसिटिल कोई एंजाइम जो रहता है वह इंटर करता है साइट्रेट में इंटर करने के बाद फिर यह आइसोसेट्रेट में जाता है। आइसोसेट्रेट में जब जाता है तो यहाँ पर फिर क्या होता है, साइट्रेट जो रहता है वो साइट्रेट का आइसोमर है। आइसोमर का मतलब हैविंग सेम फार्मूला बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर डिफरेंट। तो फिर यहाँ से फिर क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और एक NADH बाहर निकलता है NAD+ से। फिर ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर निकलता है। तो यहाँ से कुल 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद एक NADH का फॉर्मेशन यहाँ से फिर हो जाता है। फर्दर ये सक्सिनेल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा ये फिर ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं ATP से। तो फिर ये
एडीपी प्लस फॉस्फेट से ये गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये प्रोसेस आके चलती है तो सक्सिनेट में जाते हैं। सक्सिनेट से फिर ये एफ से ये फिर FADH2 में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये फ्यूमरेट में जाते हैं। फ्यूमरेट में जाने के बाद फिर ये माइलेट में जाते हैं। माइलेट से फिर ये NADH यहाँ से रिलीज आउट होता है और फिर यहाँ से फिर ऑक्जिलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और फिर फर्दर ऐसे रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। तो इसको आप एक दो बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये इसकी प्रोसेस हो गया। अगर स्टेप बाय स्टेप इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लें, अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पहले स्टेप बाय स्टेप का एसाइट्रिक एसिड का साइकिल का जो एक्सप्लेनेशन है, एसिटाइल कोएंजाइम की जब एंट्री होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ एंट्री करता है साइकिल में और कंबाइंस करता है विथ ऑक्जिलो एसीटेट में, या ऑक्जिलो एसीटेट से कंबाइन करता है जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और जो साइट्रेट का फॉर्मेशन करता है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद आइसोसेट्रेट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, साइट्रेट अंडरगोज रीअरेंजमेंट, साइट्रेट जो रहता है अंडरगोज रीअरेंजमेंट का फॉर्मेशन करता है और जो कि आइसोसेट्रेट जहाँ से बनकर तैयार होता है। पहला ऑक्सीडेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कैसे, तो आइसोसेट्रेट जो रहता है ऑक्सीडाइज होता है प्रोड्यूसिंग NADH को प्रोड्यूस करता है और रिलीज CO2 और जो कि CO2 को रिलीज करता है। दिस रिएक्शन फॉर्म अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा फिर सेकेंड ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कैसे होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो रहता है अंडरगोज अनदर ऑक्सीडेशन जनरेटिंग NADH, अनदर ऑक्सीडेशन करके यह NADH को जनरेट करता है और रिलीज करता है एक कार्बन जो कि दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। यहाँ पर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसके अलावा फिर बचा हुआ जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स रहता है वह कोएंजाइम में से बाइंड करता है और सक्सिनेल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। और इसके अलावा फिर ये ATP और GTP प्रोडक्शन कैसे होता है, सक्सिनेल कोएंजाइम जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में और रिलीज करता है कोएंजाइम में और प्रोड्यूसिंग GTP विच कैन बी कन्वर्टेड टू ATP, जो कि GTP जो रहता है गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट वह कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट पे। तो ये इसके बाद FADH2 का कैसे फॉर्मेशन होता है, सक्सिनेट जो रहता है ऑक्सीडाइज हो जाता है फ्यूमेट में और रिड्यूसिंग FADH जो रहता है FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। NADH जो रहता है फॉर्मिंग एंड रेगुलेशन रीजनरेशन ऑफ ऑक्जिलो एसीटेट, तो यहाँ पर फ्यूमरेट जो रहता है कन्वर्ट हो जाता है माइलेट में और माइलेट इज द देन ऑक्सीडाइज टू ऑक्जिलो एसीटेट प्रोड्यूसिंग NADH। तो यह जो माइलेट रहता है ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्जिलो एसीटेट में और प्रोड्यूस करता है दूसरे NADH को। ऑक्जिलो एसीटेट जो रहता है अब ये रेडी है नए कोई एसिटाइल एंजाइम को बाइंड करने के लिए और फिर जिससे एक नई साइकिल जो रहती है वो चल सके। तो ये कुछ प्रोसेस होगी, इसमें कुछ की पॉइंट हो गई जैसे फॉर एनी एसिटाइल को एंजाइम मॉलिक्यूल जैसे 3 NADH हो गया, 1 FADH2 हो गया, 1 GTP हो कन्वर्टेड टू ATP हो, 2 कार्बन वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। अब ये साइकिल 2 बार चलती है तो ये जो है ये 2 हो जाएंगे, यानी कि इनका 2 से गुणा कर देंगे 3 दूना 6 NADH हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 FADH2 हो जाएगा। इसके अलावा ये 2 GTP जो कि कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, या 2 GTP या ATP 2 हो जाएगा। इसके अलावा 2 4 वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड 4 कार्बन यहाँ से निकलते हैं और 2 कार्बन जो थी वो लिंक्ड रिएक्शन जो थी वहाँ पर निकले थे, कुल मिलाकर 6 कार्बन यहाँ से रिलीज आउट हो गए। सिंस दी ग्लूकोज मालिक्यूल प्रोड्यूस 2 एसिटाइल कोएंजाइम, इसलिए जो ग्लूकोज मालिक्यूल होगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम को रिलीज करेगा और टोटल इल्ड पर ग्लूकोज 6 NADH और 2 FADH और 2 ATP GTP और 4 कार्बन। तो ये हमने आपको ग्लूकोज के बारे में बताया। जो आपकी साइट्रिक साइकिल या क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर ये जो साइकिल है एक बार और चलती है। तो यहाँ पर जो रहते हैं जैसे 3 NADH जो है वह 6 में हो जाएंगे, FADH जो है 2 जो है वह 2 FADH में हो जाएगा और 2 ATP या GTP जो होगा 1 GTP ATP जो होगा 2 GTP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अलावा 2 कार्बन जो है वेस्ट प्रोडक्ट और 4 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई, इसको आप शायद समझ गए होंगे होपफुली। और सिंस 1 ग्लूकोज मालिक्यूल प्रोड्यूस 2 एसिटाइल कोई मालिक्यूल से दिन टोटल यील्ड ऑफ ग्लूकोज 6 NADH 2 FADH एंड 2 ATP एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने भी डिस्कस कर दिया। तो ये जो साइकिल रहती है क्रूशियल इम्पॉर्टेंट है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन,
जो कि कैरी करती है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये जनरेट एटीपी के जनरेट में यह बहुत अपना अहम रोल अदा करती है। तो कुछ समरी की अगर इसकी बात करें तो ये रिकैप की अगर बात की पॉइंट जो इसकी है, इम्पॉर्टेंस दी टीसीए साइकिल इन सेलुलर रिस्पायरेशन। जो टीसीए साइकिल है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, जो कि सेंट्रल लोज इन मेटाबॉलिज्म में यह हेल्प करती है। और ओवरऑल जो क्रेब्स साइकिल है होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर ये कुछ आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट में उसको ज़रूर ड्रॉप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।